तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सेट 11 का सॉल्यूशन देखेंगे जो 111 से 150 तक होने वाला है और इसके पहले 110 तक का हो गया था। तो ये रहा 111 आज का पहला सवाल। तो जल्दी से करिए इसको। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष पी से बनाई गई रेखा क्यू आर को बिंदु एस पर काटती है। अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, तो पी क्यू आर त्रिभुज के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है कि पी से बनाई गई रेखा क्यू आर, तो P से बनाई गई रेखा QR को बिंदु S पे काटता है। इस तरह से कि यदि QR 4.5 है, QR यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 4.5 है और फिर बोल रहा है ASR 1.5 होना चाहिए, तो AS किधर रखें? तो R के तरफ ही रखना होगा क्योंकि 1.5 ही उसका लेंथ बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने S को रख दिया और ये 1.5 cm हो जाएगा ASR। हमसे पूछ रहा है कि PQS मतलब ये वाला त्रिभुज, अब PSR मतलब ये वाला त्रिभुज, दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो ऐसे कंडीशन में जो भुजा का अनुपात होता है वही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। कैसे, एक बार सीखते हैं हम लोग। तो मैंने आपसे ये बोला कि अगर मैं हाइट ले लूँ, देखिए कहीं पर भी हाइट अगर ले लेते हैं अंदर में, तो ये सारे त्रिभुज के लिए ये हाइट का काम करेगा H। मतलब अगर PQS का भी क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका हाइट हो जाएगा PN, और अगर PSR का भी क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका हाइट हो जाएगा यही वाला, और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालिएगा तब भी उसमें हाइट का काम ये कर जाएगा। यानी अधिक कोण त्रिभुज में भी बढ़े हुए भाग पे हाइट होता है। ठीक है, इस बात को आप समझते होंगे। तो मैंने कहा कि अगर PQS के क्षेत्रफल और PSR के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो मैं यहाँ से किया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो PQS का जब एरिया निकालिएगा तो उसका बेस कितना बनेगा, आप मुझे ये बताइए। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है, अब पूरा ये 4.5 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं Q से S तक का लेंथ कितना होगा? बिल्कुल, 4.5 में 1.5 को माइनस करिएगा तो ये 3 cm आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बेस तो हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगा H। अगर हम दूसरे वाले त्रिभुज का एरिया निकाले तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसका जो बेस बनेगा PSR के लिए वो 1.5 और हाइट तो H ही बनेगा। तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा और H से H कट जाएगा। 1.5 का डबल 3 होता है, यानी 2:1 आ जाएगा। यानी इसके क्षेत्रफल का रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जो आधार का रेशियो होगा ना वही क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा। अगला बार से आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 112 नंबर को पढ़िए। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रति वर्ष की दर 10% प्रति वर्ष दर पर 2 वर्ष के लिए अंतर जो है 300 रुपया है। देखिए 2 साल का अंतर रहेगा तो कुछ मत करिए। SI और CI के जो 2 साल का अंतर होता है वो R² बटे 100% होता है। किसका R² बटे 100%? तो P का। तो जो भी प्रिंसिपल होता है उसका R² बाई 100% अंतर होता है, और ये अंतर कितना के बराबर दे रखा है? तो आप बोलेंगे सर 300 रुपया के बराबर दे रखा है। इससे आप P सोल्व करके निकाल लीजिए। R दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, आई परसेंट का भी मतलब बटा में 100 होगा। क्या आप यहाँ से सोल्व करके P का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी 2 जीरो लग जाएगा, यानी 3 और 2 5 जीरो आ जाएगा। यानी 3 पे आपको 5 जीरो आ जाएगा। 3 पे 5 जीरो किस में दिख रहा है? 3 पे 5 जीरो आएगा क्या? ये 300 था ना, तो 3 पे 4 जीरो आ जाएगा, यानी C ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक ना, अब आगे बढ़िए। अर्धवृत्त में कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, कहीं पर भी आप बना लीजिएगा, अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या माना जाता है? माने होता है समकोण। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। कह 13 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग करने पे प्रत्येक मामले में 2 शेष बचे। इस टाइप का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, और इसको बनाने में टाइम लगता है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें कहीं पर टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है। बाई ऑप्शन आप चलिए। देखिए पहले मैं 5 को पकड़ता हूँ। 5 से भागा देना मेरे लिए आसान वाला बात होता है। प्रत्येक मामले में 2 शेष बचता है, मतलब हम 5 से भाग देने जाएंगे तो 2 शेष बचाएगा। इसमें भी 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचाएगा। तो आप करिए क्या, ऑप्शन को पहले 2 कम कर दीजिए। जैसे ही आप 2 कम कर देते हैं तो ये 2520 हो जाता है। इसमें आप 2 कम करिएगा तो 2420 हो जाएगा, और इसमें आप 2 कम करिएगा तो ये हो जाएगा 2822। मतलब ऑप्शन अब ये है।
अब हमें करना क्या है, इसको सुनिए जरा गौर से। 5 से अब भाग देने पे पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि मैंने 2 तो पहले घटा दिया, तब 5 से भाग देने पर इसमें देखिए पूरा कट जाता है। ये भी पूरा कट रहा है 5 से, लेकिन ये तो नहीं 5 से कटेगा, तो सी तो मेरा नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ 5 थोड़ी है, और भी नंबर है। 6 से भी कटना चाहिए, 6 से कटने का मतलब ये 3 से भी कटना चाहिए। तो क्या ये 3 से कटेगा? 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 8 में 3 से भागने लगता है, यानी 6 से तभी कटेगा ना जब वो नंबर 3 और 2 दोनों से कटेगा। मतलब आपका बी छट गया, तो बच गया कौन? ए। तो ए मारिए। तो इस तरह से हमें करना है सवालों को। चलिए इसको पढ़िए, क्या कह रहा है समझिए। करा अगर 30, 36, 45, 50 में से प्रत्येक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है। मतलब ये जो चारों है 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, इसमें से कौन सा ऐसा एंगल है जो कि बाहरी वाली कोण नहीं हो सकता है। देखिए कोई भी बहुभुज के जो बाह्य कोण होता है ना, बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। जी बिल्कुल। अब लेकिन ये समबाहुभुज है, समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो बराबर होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू। अब ये होता है 360 डिग्री बटे एन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, 360 डिग्री बटे अगर थीटा मैं करूंगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से एन आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ साइड। और आप सब जानते हैं नंबर ऑफ साइड जो है पॉइंट में नहीं हो सकता है। मतलब ये जो एंगल मैं थीटा यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? थीटा। ये जो एंगल मैं लिख रहा हूँ, एंगल मैं वही लूंगा जिससे ये 360 पूरा पूरी कट जाएगा, तभी तो नंबर ऑफ साइड इंटीजर में आएगा। तो 50 से भाग देने पे बिल्कुल कट जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। 50 से भाग देने पे क्या ये कटेगा? 50 से अगर हम 360 को भाग करेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, है ना। अब पॉइंट में नहीं चाहिए तो यही नहीं हो सकता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। 36 से तो 10 बार में कट जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड 10 हो सकता है। 45 से ये 8 बार में कट सकता है, तो वो भी सही है, यानी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी कौन साइड नहीं हो सकता है? तो 50 डिग्री, मतलब कौन एंगल नहीं हो सकता है? तो 50 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 50 रखेंगे तो नंबर ऑफ साइड 10.8 आ जाएगा। क्या आप आज तक पढ़े हैं कि 10.8 भुजा वाला कोई बहुभुज होता है? नहीं। 10 भुजा वाला हो सकता है या 11 भुजा वाला हो सकता है, ठीक है। इसको करिए। 3 समान वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करता है, वृत्तों के केंद्रों ए बी सी है, तो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। थोड़ा सा भी जानकारी आपको होगा तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि अगर तीनों सर्कल बराबर है और इससे हम जब ट्रायंगल बनाने जाएंगे तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस होगा, क्योंकि सबका त्रिज्या बराबर होगा। तो यहाँ से इस ट्रायंगल का साइड 2r होगा, ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा, मतलब तीनों साइड बराबर हुआ, इसलिए समबाहु त्रिभुज होगा। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। बी सी एफ त्रिभुज ए बी सी की 2 माध्यिकाएं हैं जो जी के केंद्रक है, जी इसका केंद्रक है ना। अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बोला जा रहा है कि बी ई, और बोला जा रहा है सी एफ, और क्या बोला जा रहा है? सी एफ। तो बी ई और सी एफ 2 माध्यिकाएं हैं। माध्यिका किसको कहते हैं? आधार के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, सामने वाले शीर्ष से। अब आप समझिए, आधार के मध्य बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन है, मतलब ये मिड पॉइंट है, और ये भी क्या है? मिड पॉइंट है। अच्छा, अब सुनिए आगे क्या कहता है। कहता है एफ ही ए जी को ओ पर काटता है, मतलब ये दोनों माध्यिकाएं जी पर कट कर रहा है, तो पहले तो इसको मिलाना पड़ेगा। तो ए जी को ओ पर काटता है, ओ पर काटता है, एफ ही को जब मिलाइएगा तब, तो ये ओ पर काट रहा है, ठीक है। अगर ये ओ पर काट रहा है, अब आगे बात को समझिएगा जरा ध्यान से। माध्यिका आप सब जानते हैं कि 2:1 के अनुपात में बांटता है। केंद्रक जो है माध्यिका को कितना के अनुपात में बांटता है? तो आप बोलेंगे सर 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो मैं आपसे पूछूं कि ए जी कितना होगा? तो अगर ए जी को मैं 2x मानूंगा तो हमारा इसको नाम दे दीजिए कुछ, डी इसका नाम दे देता हूं, तो जी डी कितना हो जाएगा? तो जी डी यहां से निकल जाएगा x, क्योंकि 2:1 में बांटता है। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है एओ का लेंथ क्या होगा? ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पूछा जा रहा है मेरे मित्र, तो आप करिए क्या, अगर आपसे एओ का लेंथ पूछा जा रहा है तो समझिए जितना एओ होगा उतना ही ओडी होगा। कहिए कैसे सर? मैं बताता हूं। अगर ये मिड पॉइंट है
और ये पहले से पैरेलल था, क्योंकि दो साइड के बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर आइएगा तो ई भी मिड पॉइंट है ए सी का और एफ भी मिड पॉइंट है ए बी का। हाँ, अगर दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन पैरेलल होगा थर्ड साइड के, बिल्कुल। ये तो पैरेलल है ही, पैरेलल में तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अगर ये पैरेलल है तब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी डी को देखिए, एफ मिड पॉइंट हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अगर ये मध्य बिंदु हो गया और मध्य बिंदु से दूसरा साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो आपने पढ़े हैं तीसरा साइड को भी बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल थ्योरम ही है। तो मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा, यानी जितना एओ होगा उतना ओडी होगा, हाँ या नहीं। अच्छा, इसमें ओजी दे रखा है 2 cm, तो मैंने ओजी को 2 बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा अगर 3x होगा तो एओ कितना होगा 1.5x होगा, 1.5। अच्छा, ये भी पूरा 1.5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ओडी, यानी 1.5 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.5 होगा, जिसमें आपको पता है कि जी डी एक्स है। तब 1.5x में से अगर x को निकाल देंगे तो ये 0.5x बचेगा, 0.5x बचेगा ओजी, यानी ओजी जो है वो 2 दे रखा है, अब मैं कह रहा हूँ 0.5x होगा। तब 0.5x का वैल्यू 2 है, पॉइंट हटाइएगा इधर तो 0 इधर आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी x का वैल्यू इससे कितना आ गया 0.5 का मतलब 0.5 का मतलब होता है 1/2x, तो 1/2x 2 के बराबर था ना, 1/2x 2 के बराबर है। देखिए यहाँ पे ओजी दिया हुआ है 2 और मैंने कहा ओजी 0.5x है, 0.5x का मतलब आधा x है, तो आधा x 2 के बराबर है, तो x का वैल्यू इससे आप निकाल लीजिएगा 4, बिल्कुल। अच्छा, हमसे पूछा जा रहा है एओ, तो एओ का लेंथ मैंने कितना माना था, तो एओ का लेंथ 1.5x माना था, तब 1.5 इंटू एक्स का वैल्यू मैंने 4 लाया, 4 को 1.5 से गुना करेगा तो 6 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप ध्यान से देखिए एक बार और। अब ये सवाल को किया जाए। बात यह है कि -2,5 और 1 3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण बताइए। अगर ये सब से गुजरेगा मतलब ये सब पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ होगा और एक पॉइंट कहीं और होगा, और भी इस पर अनगिनत पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये लाइन का जो भी इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को ये भी पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा और ये भी पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। तो देखता हूँ, अगर -2 हम रखते हैं तो -4 और बाई के जगह 5 रखेंगे तो 15, 15 में 4 जाएगा 11, में 11 जाएगा 0, बिल्कुल सही है। 1 3 भी रखिए, 1 रखिएगा तो 2, 3 रखिएगा तो 3 3 9, 9 2 11, में 11 जाएगा 0, यही ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन है। ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसको करिए। एक डिब्बे में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंद को हरा होने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या होगा। पूरा गेंद है कितना, तो आप बोलेंगे सर 6 2 8 4 12 है, 12 में आपको सिलेक्ट कितना करना है 2, इसको लिखा जाता है 12C2। अच्छा, अब 12 में से 2 सिलेक्ट करना मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन मुझे चाहिए हरा, तब हरा जो होगा वो 6 में से ही ना कोई 2 हो सकता है, तब मुझे अब 6 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो 6C2 को मैंने ऊपर लिखा। बस इसको सोल्व करिए। 6C2 का मतलब होता है मेरे दोस्त, यहाँ अगर 2 है ना तो 6 से घटते हुए क्रम तक आइए 2 तक, मतलब 2 बार लिखिए, 6 गुना 5। यहाँ 3 रहता तो 6 5 4 लिखते, यहाँ 4 रहता तो और जाते। अब बटा 2 का मतलब यहाँ है 2 गुना 1 से, फिर 12C2 का मतलब 12 गुना 11 और नीचे 2 गुना 1। अब ये नीचे से नीचे को आप काट दीजिए, 6 से काट दीजिएगा तो 6 दूना 12, यानी 5/22 आ जाएगा। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको करिए। कहता 3x - 4y - 2z बराबर 6 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड की लंबाई पूछ रहा है। देखिए 2 वेरिएबल वाला तो आप जानकारी में रखे होंगे कि 2 वेरिएबल वाला को जानकारी में आप रखे होंगे कि अगर x/a + y/b बराबर 1 के फॉर्म में रहता है तो ये x इंटरसेप्ट कहलाता है। x इंटरसेप्ट यानी x अंतःखंड, x पर अंतःखंड a कहलाएगा और y पर अंतःखंड b कहलाएगा। लेकिन अगर 3 वेरिएबल में आ जाएगा ना तो इसको इस फॉर्मेट में लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर इस फॉर्मेट में लिखाएगा तो ये कहलाएगा ये इंटरसेप्ट a, b, c। तो 3 वेरिएबल में रहेगा तो जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना ये अंतःखंड कहलाता है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में आप लिखिए। मतलब साफ है
कि पहले तो इधर 1 लिखना पड़ेगा, मतलब 6 को इधर बुलाना पड़ेगा, तो 6 से सबको भाग करिए। तो ये 6 से जब भाग करिएगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी या इसको भी, तो ये बन जाएगा x/6, आई 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी बाई बटे कितना, 2/3, और ये हो जाएगा z/3। अच्छा जी, बराबर 1। लेकिन मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं सबको प्लस में लिखूंगा, प्लस। अब मैं चाहता हूं कि ऊपर बाई रहे, तो नीचे क्या रहेगा, नीचे -3/2 करना पड़ेगा, 2 को नीचे लाना पड़ेगा, तभी ना सोल्व करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा, x/a प्लस y/b प्लस z/c का फॉर्म, तो ये हो जाएगा कितना, -z/3। इस बात को आप समझिए, ये माइनस को आप ऊपर नहीं लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, ठीक, बराबर 1। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया x/a, y/b और z/c। अगर x पर इंटरसेप्ट कहेगा तो 6 हो जाएगा, y पर कहेगा तो इतना हो जाएगा, z पर कहेगा तो -3 हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है, 6 -3/2 और कितना 6, इसे कैसे आ गया यहाँ पे, 3 दूना 6, 2 ना आएगा यहाँ, हाँ, तो 2 -3/2 और -3, तो देखिए बी ऑप्शन में बिल्कुल लिखा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़िए इस सवाल को। यदि स्तंभ की ऊंचाई 6√3 मीटर है, एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6√3 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 6 मीटर है। मान लीजिए इधर सूरज रहा होगा तो इस पर पड़ेगा तो इसका छाया ये बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज़, आपसे पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ये वाला एंगल पूछ रहा है। आप सब जानते हैं, अगर इसका रेशियो लीजिएगा या ऐसे भी देखिए कि ये बड़ा दिख रहा है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 के सामने 6 है तो 60 के सामने √3 से गुना करते हैं। अब अगर आप ये बात नहीं करना चाहते हैं तो लगा दीजिए tan थीटा। tan थीटा होता है p/b, यानी 6√3/6, ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 देखिए तो किस tan में किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे सर tan किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। यानी इससे आप सॉल्व करिएगा ना तो आपका जो थीटा निकल जाएगा वो कितना डिग्री निकल जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, हाँ नहीं देख रहे थे, ठीक, नहीं ठीक है। तो चलिए 121 नंबर सवाल को हम देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं 122 नंबर सवाल को। कहता है त्रिभुज ABC में संगत कोणों की सम्मुख भुजा की लंबाई, वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था तो उसको हम चालू किए, बाकी कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए एक बार चेक करके, हैं फिर से चालू हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसके पहले वाला हुआ है ना रिकॉर्ड उसी में। चलिए ठीक है, तो चलिए ये सवाल को करिए। कहता त्रिभुज ABC में संगत कोणों की सम्मुख भुजा की लंबाई A = 25, B = 45 और C = 30 है, तो cos A का वैल्यू इसमें से पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। आप करिए क्या, cos A का एक फॉर्मूला होता है, आप सब पढ़े होंगे। cos A का मतलब होगा B² + C² और A है ना तो यहाँ -A², अब बटे क्या हो जाएगा 2BC। उसी तरह से अगर cos B रहेगा तो B को यहाँ माइनस कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कोई cos B बताइए तो आप यहाँ पे A² C² को यहाँ लिख दीजिएगा, B² को माइनस कर लीजिएगा, अब बटा 2AC। और साही cos C पूछ देगा तो यहाँ C² माइनस में हो जाएगा और AB यहाँ आ जाएगा। तो ये फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो B², तो B का वैल्यू 45 है तो 45 का स्क्वायर करिए, 225 डायरेक्ट करता हूँ। C² यानी 30 का स्क्वायर 900 और -A² यानी 625, अब बटा 2BC, तो B का 45 हो जाएगा और C का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो 225 में से अगर 625 को माइनस करिएगा 1400 और 900 2300 सवाल बन जाएगा, यानी ऊपर 2300 बन जाएगा। और रही बात नीचे का, तब 45 दूना 90 और 90 तिया 9 तिया 27 यानी 2700, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, यानी 23 बटे कितना आ जाएगा 27। ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसको पढ़िए। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 126 है और उनका महत्तम समावर्तक 2 है और उनमें से एक संख्या अगर 18 है तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या का मतलब आप डायरेक्ट जानते हैं, लासा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो यहाँ 18 है, ये है,
दूसरी संख्या सोल्व कर दीजिए 18 से 7 बार में, यानी 7 दूना 14। बहुत छोटा छोटा सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, पढ़िए इसको। कर आप बताइए इसकी माध्यिका क्या होगा। माध्यिका के लिए आप सब जानते हैं, पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप अरेंज करिए। सबसे छोटा इसमें देखिए कौन दिख रहा है, तो मुझे तो यहाँ दिख रहा है 7, इससे बड़ा दिख रहा है 8, और इससे बड़ा कौन दिख रहा है, इससे बड़ा दिख रहा है हमें 11, और 11 के बाद है 12, अब 12 के बाद है 13, 13, 14 है, 15 है, और लास्ट में 20 है। बहुत अच्छा। अब अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं तो माध्यिका का मतलब होता है मध्य वाला, बीच वाला। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म है कितना, 2, 4, 6, 8 हुआ है। तो 8 टर्म होने का मतलब 8/2th टर्म, यानी चौथा और पांचवा टर्म बीच में जाएगा। तो चौथा और पांचवा टर्म ये रहा। लेकिन जब 2 को बीच में आता है तो फिर से इसका माध्य निकालना होता है, ठीक ना। तो 12 और 13 का माध्य 13, 12, 25/2, यानी 12.5, यानी इसके बीच में 12.5। ये सवाल का उत्तर है। इसको करिए। कर बताइए समांतर माध्य इसका क्या होगा। अब देखिए जैसे तैसे लिखा हुआ है, गैप भी सेम नहीं है, तो आप समांतर माध्य निकालने के लिए कर क्या सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं, और जितना है उतना से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो फटाफट सबको जोड़िए। 4 × 13, 5 18, 7 25, 3 28, 3 31, 6 37, लास्ट में 7। मुझे ये दिख गया, आप पूरा सोल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 437, और नीचे जानते हैं क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 437 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा, इसको जोड़ करके जितना रहेगा उतना से डिवाइड कर लीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10 है तो 10 से डिवाइड करिएगा, यही आएगा जोड़ के 437, तो 43.7 आ जाएगा। अब ये सवाल को करिए। कहता है पदों, किसी वितरण में पदों की संख्या n सम है, अगर सम है और क्रम में सजाए गए कौन सा चल मान माध्यक होगा। तो माध्यक के लिए अभी मैंने बताया, अगर सम रहेगा तो n/2 और n/2 प्लस nth टर्म का माध्य निकालना होता है, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का मुझे क्या निकालना होता है, माध्य निकालना होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको करिए। दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों का माध्य ऊंचाई बताना है, आपको क्या होगा। देखिए माध्य निकालना है तो इसमें सिंपली डायरेक्ट मेथड यूज करिए, सभी को जोड़कर जितना है व्यक्ति उतना से डिवाइड करिए। जैसे एक व्यक्ति की ऊंचाई अगर 120 है तो 3 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 12 × 36, यानी 360, प्लस यहाँ हो जाएगा 520, गुना करना है, और यहाँ 14 × 25 = 70, यानी 700, और यहाँ हो जाएगा 15 × 6 = 90, यानी 900, और यहाँ 16 दूना 32, यानी 320। बस सबको जोड़ना है और गिन लीजिए कितना है रोगियों व्यक्तियों की संख्या। 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 2, 20। तो आप 20 से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 0 तो पहले नंबर हटा ही दीजिए एगो, और 2 भी हटा दीजिए ना कॉमन लेके, तो यहाँ से 18 हो गया, और ये हो गया 26, ये हो गया 35, ये हो गया 45, और ये हो गया 16। बस इसको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे, फास्ट वाला। 8 × 6 = 14, 5 19, 5 24, 6 30, बाकी 3, फिर 2 1 3, 3 6 4 10, 1 11, और 3 14, यानी 140 cm। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर आप बताइए इसका माध्य क्या होगा। फिर वही बात, माध्य अगर निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा और जितना है उतना से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 4 8, 3 11, 5 16, 2 18, 5 2 7, 3 10, 4 14, 4 18, बाकी 1, और फिर 12 11 23, 10 33, 9 42, 8 50, 1 51, अब बटा 2 4, 1 5। अगर इतना से आप डिवाइड करिएगा, पॉइंट लगा लीजिएगा बाद में, या नहीं तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 0 लाइएगा। इसको 2 से गुना कर लीजिए, 8 दूना 16, 51 दूना 102, 1 103, ये भी 100 बन जाएगा। और जब ये 100 बनेगा तो 2 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी 10.36। मैंने क्या किया, इसको भी नीचे से 200 गुना कर दिया, ऊपर भी कर दिया, ताकि नीचे 100 बन जाए। और 100 से भाग देना आसान होता है बजाय 50 से। पढ़िए इसको। हाँ, इधर आ गया एक क्वेश्चन इस बार। तो इस बार क्या कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण निकाय उपरोक्त आलेख को निरूपित करता है। मतलब आप देख रहे हैं ना कि दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, 2 5 पे। अगर ये दोनों लाइन 2 5 पे कट कर रहा है मेरे मित्र, तो ये 2 5 इसका सोल्यूशन है। मतलब मेरा वही इक्वेशन होगा जिसमें x के जगह 2 और y के जगह 5 रखने पे इक्वेशन 100% सेटिस्फाइड हो।
तो बाई ऑप्शन चलिए बेस्ट रहेगा। तो एक्स के जगह आपको 2 रखना है और बाई के जगह 5 रखना है। तो देखिए पहला इक्वेशन लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही डायरेक्ट करता हूँ। एक्स के जगह 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, अब बाई के जगह 5 रखिएगा तो 4 में 5 जाएगा -1 + 1 0, यहाँ तो कर गया सेटिस्फाइड। फिर एक्स के जगह 2 रखिएगा तो 2, अब माइनस, बाई के जगह 5 दूना 10, तो 2 में 10 जाएगा -8 + 8, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़िए, कहता है एक व्यक्ति एक त्रिकोण उद्यान के चारों ओर घूम रहा था, उद्यान की जो बीमाएं हैं वो इतना इतना है, तो कह रहा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बस ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं, इसमें कोई ट्रिपलेट वगैरह तो बना नहीं रहा है, तो इसमें आपको करना क्या है, रोन्स फार्मूला लगाना है। तो अगर मैं एस की बात करूं तो एस होता है a + b + c, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, तो सबको जोड़िए 10 12 14, तो 10 12 14 अब बटा 2, 12 3 36 बटा 2 यानी 18। जब गैप सेम होता है ना तो 3 बार डायरेक्ट पढ़ जाते हैं, 12 3 36 बटा 2 यानी 18, 5 बार रहता तो 12 25 60 हो जाता है ये। अगर एस 18 निकल गया तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, जानते हैं ना, √s × s - a × s - b × s - c, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। तो एस के जगह आपको कितना रखना है 18, फिर s - a यानी 18 में 10 जाएगा 8, 18 में 12 जाएगा 6, और 18 में 14 जाएगा 4, 18 × 8 144, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 6 अपना अंदर रह जाएगा, यानी 24√6 ये सवाल का जवाब है। पढ़िए इसको, पी का 45% क्यू के 3/8 के बराबर है, तो पी क्यू का रेशियो आपसे पूछ रहा है क्या होगा। आप कर क्या सकते हैं समझिए, 45% का मतलब 45/100, तो 5 से इसको काटिएगा 9 बार में या 20 बार में, और ये देख रहे हैं 4 से 4 दूना 8, 4 5 20, और 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, तो P/Q चाहिए, तो इधर 1/2 है, 3/5 उधर जाके 5/3 हो जाएगा, मामला खत्म हो गया, यानी रेशियो आ जाएगा 5 और 6 का, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 132 देखिए क्या कहता है, कहता है एक कॉलेज के लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:7 है। लड़का और लड़की के जो संख्या का अनुपात है 5:7 है, 30% लड़के 40% लड़कियां को छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब छात्रवृत्ति मिलने वाला है, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो अगर 30% लड़का छात्रवृत्ति लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि 70% को नहीं मिलता होगा, लेकिन मुझे नहीं वाला चाहिए। 40% लड़की को मिलता है तो 60% को नहीं मिलता होगा। अब पूरे का ओवरऑल एवरेज बताना है कि क्या होगा। आप एक काम करिए, एवरेज मान लीजिए छोटा वाला, अगर आप 60% एवरेज मानते हैं तो 60 से कितना ज़्यादा दिख रहा है 10, ऐसा ऐसा 5 हुए तो 10 × 5 = 50, बटा एवरेज चाहिए ना तो 12 से फिर भाग करना पड़ेगा, या किन्हीं को लगेगा नहीं हम 70 मानेंगे तो 17% मान लीजिए। अब ये 70 से कम है तो -10 कम है तो 10 × 7 = 70 बटा 7 × 5 = 12, दोनों से सोल्व करिएगा सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर सोल्व करिएगा 12 × 25 = 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 4 पॉइंट समथिंग यानी 64 पॉइंट समथिंग किसमें है तो इसमें है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको सोल्व करिए, देखिए 13 17 से मुझे 13 दिख गया, इसमें भी 13 दिख गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 4 बिल्कुल, इसको भी 13 से आप भाग करवे करिए, 13 से भाग करिएगा 13 से 1 बार में, 13 × 6 = 78 है ना, अब बटे 13 × 9 हो जाएगा। अब आप 4 का 2 निकालना जानते हैं √13, 16 का 4 निकालना जानते हैं √13, 9 का 3 निकालना जानते हैं फिर √13 हो जाएगा, 4 2 6 √13, अब बटा हो जाएगा 3 √13, √13 से √13 ऐसे भी कट जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2 सवाल का उत्तर है। पढ़िए इसको, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी ए से 50% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है, मतलब ए की कुशलता अगर 100 है तो बी की कुशलता सीधे 150 है। रेशियो करिएगा तो 2 और 3 का आएगा, ये आ गया इसके क्षमता का रेशियो, और क्षमता में टाइम से गुना करने से पूरा वर्क निकलता है। तो कहता है एक कंप्लीट काम 15 दिन में कर सकता है और एक दिन में 2 यूनिट, तो 15 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा काम, 15 दूना 30, यानी आपका जो वर्क हो गया टोटल 30 यूनिट का हो गया। कहता है बी ने इस पर 8 दिन तक काम किया, जब बी ने 8 दिन काम किया तो 8 × 24 यूनिट ना हुआ 30 में, बाकी बच गया 6 यूनिट, तो जो बाकी बच गया करा ये शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, तो इसका जो स्पीड है वो 2 का स्पीड है तो कितना दिन में कर पाएगा, डी का वैल्यू निकालना है।
30 में से 24 घटाइएगा 6/2 करिएगा 3, यानी शेष काम को वो 3 दिन में क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। इसको पढ़िए। कह रहा है 35 cm त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई L बराबर दिया हुआ है 44 और त्रिज्या 35 है, तो केंद्रीय कोण पूछ रहा है क्या होगा। देखिए आप सब जानते हैं चाप की लंबाई होता है θ/360 गुना 2πr, बिल्कुल, और ये चाप की लंबाई दिल है 44। एंगल पूछ रहा है तो एंगल को गोली मारिए, फिलहाल जिसका दिल है उसका वैल्यू रखिए, तो पाई का 22/7 और आर की जगह आप 35 रखिए। बस इसको आप हंसते खेलते सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करिएगा मैं बताता हूँ। 44 ही 44 को काट दीजिए, 7×5 = 35 हो जाएगा, 5 से 72×5 = 360, यानी यहाँ से थीटा आ जाएगा 72 डिग्री। ये सवाल का उत्तर है, समझे। देखिए आगे, करा एक आवासीय मीनार का गुंबज अर्धगोले के आकार का है जिसकी त्रिज्या 560 cm है, बहुत ज़्यादा त्रिज्या है, तो 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर पेंट कराने की लागत हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अगर एक गुंबज है इस तरह से, पूरा बहुत बड़ा गुंबज है अर्धगोलाकार शेप में, अब मान लीजिए इस पर पेंट मुझे चढ़ाना है अंदर में, इस तरह से पेंटिंग डेंटिंग करना है, ये तो आप इसके वक्र पृष्ठ पर ही कर पाएंगे ना, ये वाला पृष्ठ पर। तो ये वाला पृष्ठ का जो एरिया होता है वो 2πr² होता है, हाँ या नहीं, बिल्कुल। तो आप एरिया निकालिए और उस एरिया को 25 से गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल को कॉस्ट से गुना करिएगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो क्षेत्रफल होता है 2πr², पाई की जगह 22/7, r², 560 गुना 560, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करिए, और कॉस्ट भी आपको चाहिए तो 25 रुपया से डायरेक्ट गुने कर लीजिए। बस इतना आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 7 × 8 = 56, 80 बार में। अब क्या करेंगे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, 25 से तो गुना करना ही पड़ेगा। अच्छा ये सेंटीमीटर था ना, 5.6, अगर इस सेंटीमीटर था तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था पहले। अगर मैं मीटर की बात करूंगा तो यहाँ से मीटर कितना निकल जाएगा, 5.6 मीटर निकल जाएगा, 0 को छोड़ भी सकते हैं, है ना। 5.6 का मतलब क्या होता है, 56/10, यानी 28/5, या आप 56/10 से रख सकते हैं, या 28/5 कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो 2πr², पाई की जगह 22/7, r², यानी 28/5 को मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा। अब 25 रुपया जो कॉस्टवा है वो वाला लिख दीजिए। अब ये टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, हाँ या नहीं। 25 से 25 तो गया काम से, 7 से 7 चौके 28, हाँ या नहीं। तो 22 दूनी 44 और 28 चौके 112। अब 44 गुना 112 करना है, ठीक है, कर तो सकते हैं। 44 दूना 88, क्योंकि 44 का टेबल 2 बार पढ़ना आसान है। बाकी 8, 44 और 8 52, बाकी 5 और 44 और 5 49, 4928 रुपया। अब अगर गुना आप नहीं कर पाते ना तो डिजिटल सम कर सकते थे, जिससे 4 4 यहाँ 8 आया और 2 1 3 1 4, तो 8 चौ 32, अब 32 में 3 2 5, यहाँ 9 खत्म कर लीजिए, 8 2 10 4 14 में 4 1 5, तो यही ऑप्शन वैसे भी हो जाता। तो जब बड़ा गुना रहता ना तो हम लोग डिजिटल सम भी लगा सकते थे, लेकिन छोटा गुना में उतना करने की जरूरत नहीं है। अब पढ़िए, कह रहा बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत छोटा सवाल है, आप सब जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा रहेगा तब 1 होगा, अगर ये उल्टा है तो फिर -1 हो जाएगा। आप इसमें पहले माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस में जो cosec स्क्वायर है वो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, और आप सब जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो -1 ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए इसको, कहता है समद्विबाहु अधिकोण त्रिभुज का एक कोण अगर 28.5 है तो अधिकोण की माप डिग्री में बताइए क्या होगा। अधिकोण भी है, साथ में समबाहु भी है, सॉरी समद्विबाहु भी है। मतलब मान लीजिए ये वाला दोनों साइड बराबर होगा, इसकी वजह से ये और ये एंगल बराबर होगा, और ये वाला आपसे पूछ रहा है ये भी 28.5 है होगा, तो ये भी 28.5 होगा, तो ये 28 28 56 एक 57 डिग्री यहाँ से निकल के आ गया। हम सब जानते हैं त्रिभुज कितना ही बड़ा छोटा क्यों ना हो, जोड़ के तो 180 डिग्री एंगल होना है, जिसमें से अगर दो एंगल का सम अगर 157 है, सॉरी 57 है, तो तीसरा को बताया जा सकता है कि 180 में 57 को माइनस कर दीजिए, 10 में 7 जाएगा 3, 17 में 5 जाएगा 12, यानी 123 डिग्री सवाल का उत्तर है। पढ़िए इसको, 32-24 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है,
और यदि दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, देखिए मेरे दोस्त, इसमें दो ही प्रकार के सवाल बनता है और दोनों सवाल को आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। दो सर्कल अगर ऐसा है और ये अगर इसको टच करता है तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट